तो हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज जो है हम 2015 का ये हमारे सामने पेपर है सीटेट का। ये जो है 2015 में जो सितंबर में हुआ था वो वाला पेपर है। और इसमें जो है हम एनवायरनमेंट स्टडीज़ को यानी कि पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है उसको हम सॉल्व करवाएंगे, उसमें हम देखेंगे। और ये काफ़ी अच्छा तरीका होता है कि अगर हमको अपना किसी भी एग्ज़ाम की अगर हमें अच्छे से तैयारी करनी है तो हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो ये हमारी प्रैक्टिस भी बताता है और हमारा जो पेपर किस तरह का आता है, जिस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी बताता है। अगर आपने अभी तक हमारे बाकी के वीडियोस नहीं देखे हों जिसमें मैंने पेपर्स को कवर करवाया है, तो यहाँ पर जो है आई बटन का लिंक आएगा, आप वहाँ से जो है बाकी के पेपर्स के लिंक देख सकते हैं। हमने अपने चैनल पर NCERT है, इसको भी कवर करवा रखा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं SST की, ठीक है, सीटेट में अगर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी सीरीज़ हमारे इस चैनल पर चल रही है, तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो हमारी वीडियो को जो है अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे मेरे को बस एक मोटिवेशन मिलता है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और अगर आपको कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो आप जो है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं सीधे सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है, तो सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा हो सकता है। ठीक है, इसमें पूछना है सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन होगा। तो सब हमको सारे कारण में जो सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण है उसको ढूंढना पड़ेगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। और चौथा कह रहा है प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है, अगर फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें तो इसमें बता रहा है शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, तो ये जो है सबसे कम प्राथमिकता इसको दी जाएगी, क्योंकि जो भी हमारा शिक्षक बात करता है वो असीमित चिंतन के बारे में कहता है। ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो, बच्चा जो है खुल के अपने विचारों को देख सके, सुन सके और समझ सके, तो इन चीज़ों पर जो है बात की जाती है। ठीक है, असीमित चिंतन कर सकता है, इसलिए इसमें पूछा भी क्या गया था सबसे कम, तो सबसे कम प्राथमिकता हम लोग इसी चीज़ पर देंगे इन चारों ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, कृषि क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या। ठीक है, तो हमारे सामने ये चारों ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। सेकंड कह रहा है सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। और तीसरा कह रहा है उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए। और चौथा कह रहा है केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। तो पूछा है इस प्रश्न में कि क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उसको जो करना चाहिए कि सभी प्रतिभागियों की जो सहभागिता है उसके सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करे। मतलब जो जितने भी प्रतिभागी हैं, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके आपस के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि सारे जो मेंबर्स हैं उनके बीच में पार्टिसिपेशन को लेके कोऑपरेशन जो है वो सही से है या नहीं। तो इस प्रश्न का जो है पहला आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर पूछ रही है कि विशेषता नहीं है। जैसे ही आपके पास नहीं वाले प्रश्न आ जाएं तो आप उसको पहले एकदम हाईलाइट कर लीजिए ताकि आप जो है इस नहीं है पर ध्यान दे सकें। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। सेकंड कह रहा है कि यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। तीसरा कह रहा है वास्तविक कहानियों और घटनाओं और शामिल करती है। और चौथा कह रहा है परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने में ध्यान केंद्रित करती है। तो प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक जो होती है, बुक होती है, उसका मेन जो काम है वो क्या होता है, यानी कि उसकी जो विशेषता है क्या नहीं होती है। तो उस बुक की जो विशेषता है परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करना जो है वो नहीं करती है। क्योंकि आपको पता हो कि प्राथमिक स्तर पर जो है अमूर्त नहीं बल्कि मूर्त चीज़ों पर जो है चिंतन और उसकी मूर्त चीज़ों की जो अवधारणाएं बच्चों को बताई जाती हैं। क्योंकि प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं, इनका जो तरीका होता है पढ़ाने का, तो वो भी है हम लोग मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हैं। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हैं इन बच्चों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा।
अब बात आती है अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करता है? तो इसमें भी इन्होंने पूछा है नहीं करता है, ठीक है। तो हमको नहीं में ढूंढना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विषयानुसार उपागम, सेकंड कह रहा है विषयों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, थर्ड कह रहा है हस्तपरक क्रियाकलाप और फोर्थ कह रहा है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। जहां कहीं पर भी आपको तकनीकी शब्दावली आ जाए, अमूर्त आ जाए, रटना आ जाए, ये सारी चीज़ें जो क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं निगेटिव मानी जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो है निगेटिव मानी जाती हैं। इसलिए अगर पूछा जाए कि नहीं करती है तो नहीं करती है, हमें इन सारी चीज़ों को जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा। अब बात आती है अगले प्रश्न की तरफ। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किस कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो हमारे सामने ये कौशल दे रखे हैं कि प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों को अगर मानचित्र सिखा रहे हैं तो उनको किस प्रकार के कौशल की जरूरत पड़ेगी। ए ऑप्शन कह रहा है स्थानों की सापेक्ष गति की समझ, तो हाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। बी कह रहा है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तीसरा कह रहा है प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और चौथा कह रहा है स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ए बी सी जो है हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। अब हमको ए और बी सी ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो है हमको ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मानचित्र बनाना है किसी भी एरिया का, ठीक है, तो उसके लिए आपको स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ भी आपको पता होनी चाहिए, और फिर स्थानों की सापेक्ष दूरी एवं दिशाओं की समझ भी होनी चाहिए, और प्रतीकों और स्केल के पैमाने की समझ भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 किलोमीटर की लाइन को आप इतने दूर से दर्शा रहे हो, 2 किलोमीटर की लाइन को आप इतने से दर्शा रहे हो, तो ये जो है आपको पैमाने की भी समझ जो है होनी चाहिए कि आप 1 सेंटीमीटर को मान लीजिए 1 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, इस तरह से आप जो है करके बना सकते हैं किसी का जो मानचित्र होता है वो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? इसमें भी इन्होंने नहीं है पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। सेकेंड कह रहा है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। थर्ड कह रहा है पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। और चौथा कह रहा है अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। मैंने आपको बताया था जैसे रटकर आ जाए तो ये शब्द जो है निगेटिव हो जाते हैं, और अगर क्वेश्चन निगेटिव में पूछा जाए कि नहीं है तो इन चीज़ों को जो है हम ले सकते हैं। तो यही सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन भी पूछा था कि प्राथमिक कक्षा में जब आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं तो आपका उद्देश्य जो है कौन सा नहीं होगा। तो अगर आप प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ा रहे हैं तो आपका उद्देश्य जो है वो ये नहीं होगा कि बच्चे जो है हर चीज़ को रट कर याद करें, बल्कि आपका उद्देश्य ये होगा कि बच्चे उस चीज़ को अपने वास्तविक जीवन से जोड़ें और उसको समझें। ठीक है, तो इस तरह की जो बात जो है हमारा एनसीएफ भी करता है, और इस तरह की पढ़ाई के लिए ही हमको ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। सेकंड कह रहा है बच्चे कम गलतियां करें। थर्ड कह रहा है बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। और चौथा कह रहा है बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चे कम गलतियां करें। अगर बच्चे कम गलतियां करेंगे तो ये माना जाता है कि बच्चे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जो बच्चा कम गलतियां करता है तो वो उसका यही माना जाता है कि वो बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, और जब बच्चा कुछ नहीं करेगा तब वो कुछ नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर जो है यही कहा जाता है कि पर्यावरण का जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण जो है अध्ययन पढ़ाने के लिए हम इस चीज़ को करना जो है नहीं करते, इसका समर्थन जो है हम लोग नहीं करते कि बच्चे कम गलतियां करें, क्योंकि बच्चे जब गलतियां करेंगे तभी वो सीखेंगे, तभी वो जो है एक्टिव है, ये चीज़ जो है मानी जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ मानी जाएगी। अब बात आती है अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए।
ठीक है, इसमें निम्नलिखित जो अवसर है उसको प्रदान किए गए। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है समूहों में पत्ती का संग्रह करना। सेकंड कह रहा है पत्तियों का आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। और तीसरा कह रहा है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो इस तरह की शिक्षिका थी उसको ये चीज़ें दी गई हैं करने को। अब कह रहे हैं प्रश्न, ये थोड़ा लंबा है। प्रश्न में पूछा जा रहा है इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ठीक है, कौन सी गति के लिए जो है प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। सेकंड कह रहा है जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना नाम याद करने में बच्चों की पहल। तीसरा कह रहा है बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। और चौथा कह रहा है बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। जैसे कि याद करना, रटना, ये सारी चीज़ें निगेटिव होती हैं, तो शिक्षिका को ये चीज़ें करने पर जो है बल नहीं दिया जाएगा। वो जो है बच्चों को ये चीज़ करने में प्रोत्साहित नहीं करेगी। ठीक है, बस वो बच्चे अवलोकित करें, भले ही कि जब वो ये सारी चीज़ें करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, ये ऐसा मान करके चला जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एनसीएफ है वो बच्चों को कोई चीज़ रटाने पर, याद करवाने पर बल नहीं देता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब बात आती है अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा 69 नंबर प्रश्न है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। सेकंड कह रहा है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। थर्ड कह रहा है शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। और चौथा कह रहा है बच्चे के कार्य में केवल कुछ पक्षों पर ही ध्यान केंद्रित करना। तो जब अगर कोई शिक्षिका या शिक्षक जो है पढ़ा रहा है पर्यावरण अध्ययन या कोई सा भी सब्जेक्ट, तो उस समय जो है बच्चों को केवल कुछ, उस समय जो वो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, तो बच्चों के कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना ये इसका गलत होगा, क्योंकि उसको जो है कुछ नहीं बल्कि सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, बच्चे के जो सभी पक्ष होते हैं उन पर उसको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, तो जो है ये जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं होगा। ठीक, अब बात आती है अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। सेकंड कह रहा है यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। तीसरा कह रहा है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। और चौथा कह रहा है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय को सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये जो है वास्तविक स्थितियों से सीखने के जो है अवसर उपलब्ध कराता है, इस वजह से जो हम समुदाय के बारे में पढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर भी बच्चे को अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो अगर पॉजिटिव में पूछे जाते हैं तो वो राइट आंसर होते हैं। ठीक है, इनको पॉजिटिव वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको तैयारी कर रहे हैं तो इसकी जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन से अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा, और यह जो है 13:30 अहमदाबाद से छुट्टी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे जो है त्रिवेंद्रम पहुंचे। यदि अहमदाबाद के त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है, तो इन दोनों के स्टेशनों के बीच की दूरी की औसत चाल क्या होगी। तो ठीक है, 30 अगस्त को चला था और पहुंचा है 1 सितंबर को, तो कितना समय लगा हमको ये काउंट करना है। और 13:30 का मतलब हो गया दोपहर के 1:30। ठीक है, तो 30 अगस्त से 31 अगस्त तक में, ठीक है, 30 से 31 तक में कितने दिन का, 1 बजे के बीच में कितना समय आएगा, 24 घंटे हो जाएंगे। ठीक, 24 घंटे का समय हो गया। और उससे अब 31 तारीख से 1 तारीख के बीच में शाम के 7:30 बजे, यानी कि 18 घंटे। ठीक है, 18 घंटे का समय, तो इसको और हम जोड़ लेंगे तो 8 4 22 के 2 हाथ से लगा 1 2 3 1 4, तो 42 घंटे हमारा निकल के आ चुका है। अब दूरी हमारी कितनी है, 2268। ठीक, तो 2268 जो है हमारी दूरी है, और यहाँ पर हमको 42 है। ठीक, ये हमको मिल चुका है। तो इसको हम लोग कट करते हैं, तो 7 छंग 42, 7 तियां 21, 1 हाथ से इधर है, 7 दूनी 14, 14 4, 7 छंग 42, 7 7 49, सॉरी 7 से नहीं काटेंगे, हम इसको काटते हैं। इससे हम लोग इसको सीधे सीधे सिंपली 2 से ही काटना शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा 42 घंटे निकल आया था। यहाँ पर दे रखा है 2268 और यहाँ पर दे रखा है 42। ठीक है, इसको हम काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2,
फिर 2 1 1 2 3 और 2 चौके 8, फिर इसको हम काटते हैं 3 से, तो 3 सत्ते 21, तो 3 त्रिका 9, 2 इधर हो गया, 3 सत्ते 21, फिर 3 अट्ठे 24, फिर 7 से इसको फिर से काट देते हैं, 7 पना 35 और 7 चौक 28। ठीक है, तो हमारी आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है स्पीड से हमारी ट्रेन जा रही है। अब यहाँ पर तो ऐसा कोई आंसर नहीं दिया, यहाँ पर सब में दे रखा है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमको अपने जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा मिला है इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में क्या करना पड़ता है, 54 को जो है हम डिवाइड दे देंगे 5/18 से। ठीक है, 5/18 से डिवाइड दे देंगे तो 18 3 54 और 3 5 15। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा आंसर 15 मीटर प्रति सेकंड। तो 15 मीटर प्रति सेकंड किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन और ये जो क्वेश्चन था ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने का संभावना नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है नर्मदा नदी, गोदावरी और गंगा, कृष्णा। तो किस नदी को नहीं पार करेगा, तो गंगा नदी को जो है वो नहीं पार करेगा। अगर आपको भारत का मानचित्र याद हो तो मैं आपको थोड़ा सा बनाकर हल्का सा दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से करके जो मानचित्र है ऐसे, ठीक, ये ऐसे आया। ठीक है, ये हमारा कश्मीर वाला हिस्सा, इस तरह से करके हमारा भारत कुछ बन गया है। तो बोल रहा है गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली हमारी यहाँ पर स्थित है और यहाँ से चेन्नई गया। तो चेन्नई हमारा किधर स्थित है, चेन्नई हमारा इस साइड स्थित है। ठीक है, चेन्नई हमारा कहाँ पर स्थित है, चेन्नई हमारा इस साइड स्थित है। तो ट्रेन इस तरह से आएगी और यहाँ पर से आने में उसको कौन कौन सी नदी पार करनी पड़ेगी, नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश में होकर बहती है, गोदावरी जो कि इस साइड से ऐसे आकर ऐसे बहती है, कृष्णा नदी भी ऐसे ऐसे आकर बहती है। तो इन 3 नदियों को जो है पार करेगी, लेकिन गंगा नदी जो है वो इस तरह से आकर इस तरह से ऐसे बहती है। तो वो किसको नहीं पार करेगी, यही इसमें पूछा गया था, किसकी संभावना नहीं है। तो गंगा नदी जो है वो यहाँ पर बहती है और ट्रेन जो है वो इस तरह से आएगी, तो गंगा नदी को जो है पार करने की स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। तो ठंडा रेगिस्तान जो है वो हमारा कहलाता है लद्दाख एरिया। ठीक है, लद्दाख या लेह का जो है वो एरिया जो है वो ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। अब बात आती है अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर की कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानियां लिखी हैं। उनकी मृत्यु के समय वो थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको पता होना चाहिए हमारे देश के राष्ट्रपति थे उस समय। ठीक, हमारे देश के क्या थे, हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इन्होंने जो है बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत सारी कहानियां भी लिखी हैं। अगर ये प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति जो है जिसने बच्चों के लिए जो कहानियां हैं उनको लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। यहाँ पर भी उन्होंने पूछा है नहीं, तो नहीं की बात कर रहे हैं, हमको खाद्य संरक्षण की बात आ रही है, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन की बात कर रहा है ये, जहाँ पर हमको फूड प्रिजर्व करना होता है। तो उसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट कह रहा है कच्चा आम अचार, फिर कह रहा है आलू चिप्स, दूध, पनीर, सेब और जैम। तो खाद्य संरक्षण के लिए जो है दूध और पनीर जो है ये उपयुक्त नहीं होगा, इसका जोड़ा जो है उपयुक्त नहीं होगा। और कैसे नहीं सही होगा मैं वो भी बताता हूँ कि जैसे कि कच्चा आम से जो अचार हम बना के क्या करते हैं, इसको हम बहुत दिनों तक संरक्षित कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। आलू से बने हुए जो चिप्स होते हैं वो भी काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व रहते हैं। सेब से बना हुआ जैम है वो भी काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व रहता है। लेकिन आप दूध से बना हुआ पनीर कुछ हफ्ते कुछ महीने के लिए आप प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। तो खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है, तो मिल्क एंड पनीर जो है वो जोड़ा ठीक नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, ये काफ़ी लंबा प्रश्न है कि घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ किसी प्रकार के घर, तो क्वेश्चन दे रखा है लेह और लद्दाख के घरों के
ऊपर और नीचे दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो यहाँ पर कुछ ये विशेषताएं दे रखी हैं और हमको इसमें इन विशेषताओं में पता करना है कि लेह या लद्दाख के घरों की क्या विशेषताएं होती हैं। ए कह रहा है निचली मंजिलों में कोई खिड़की नहीं, तो यस ये विशेषता लेह और लद्दाख के घरों में होती है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें हैं, तो ये जो है विशेषता नहीं होती है। फिर पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, तो ये नहीं होती है। ये असम के घरों की होती है, ठीक है व्यवस्था, ये जो है असम के घर की विशेषता होती है। फिर कह रहा है पत्थर, गारा और चूने की बनी मोटी दीवारें, यस ऐसा होता है। फिर ई ऑप्शन कह रहा है लकड़ी के फर्श, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए, डी और ई। और हमको यही ढूंढना है ए, डी और ई कहाँ पर है, जहां पर भी ये होंगे वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ए, डी और ई, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ए, डी, ई जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो विशेषताएं हैं लेह या लद्दाख के घरों की विशेषताएं हैं। फिर बात आती है अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले पर को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है। कौवा जो है एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, बल्कि कौवे की घोंसले में अंडे देता है। और इस प्रकार इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और अपने अंडे जो है वो कौवे के घोंसले में देता है। तो ऐसा कोयल करती है, ठीक है। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है और कौवे के घोंसले में जो है अपने अंडे देती है। कौवे के बारे में जो एक चीज है वो ये भी आप जान लीजिए, कौवा जो है अपना घोंसला ऊंची डाल पर बनाता है। अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा पक्षी जो है जो अपना घोंसला ऊंची डाल पर बनाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कौवा हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला बनाने के लिए लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार का प्रयोग करता है, तो भी हमारा आंसर जो है कौवा हो जाएगा, ठीक है। कौवा ही ऐसा कार्य जो है वो करता है। अब बात आती है अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है। सौंफ, गेहूं, काली मिर्च और साबूदाना। तो साबूदाना जो है हमारा बीज नहीं है, क्योंकि साबूदाना जो है एक पेड़ होता है साइकस, ठीक है। तो उसके तने में एक मंड निकलता है, उससे जो हमारा साबूदाना बनाया जाता है। लेकिन काली मिर्च आपने खुद देखी होगी कि एक बीज की तरह दिखती है, गेहूं भी एक बीज की तरह होता है, सौंफ भी एक बीज की तरह होता है। तो हमारा बीज नहीं है, तो साबूदाना है। काफी ईजी क्वेश्चन था इनमें से पहचानना। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसमें केरल से कौन कौन से वृक्ष दिखेंगे। तो केरल की साइड जाने वाले लोगों को जो है नारियल के वृक्ष जो है ऊंचे ऊंचे दिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है बच्चों द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में उन्हें पहचाने जिनके भीतर बीज होते हैं। तो ये हमारे सामने ये जो है उसके नाम दे रखे हैं सब्जियों के, और हमें इनको पहचानना है कि ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जिसके भीतर बीज होते हैं। तो टमाटर के अंदर बीज होते हैं, नाशपाती के अंदर बीज होते हैं, चीकू के अंदर बीज होते हैं, भिंडी के अंदर बीज होते हैं, करेला के अंदर बीज होते हैं, खीरा के अंदर बीज होते हैं। तो बीज किसमें नहीं होते, आलू प्याज में जो है बीज नहीं होते हैं, वही हमको ढूंढना पड़ेगा। और ऑप्शन नंबर 4 में जो है टमाटर भी है, नाशपाती भी है, चीकू भी है, भिंडी भी है, करेला भी है और खीरा भी है। ये सारी सब्जियां हैं जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं, ठीक है। और वही हमको ढूंढना था। तो इसमें पूछा भी था किसके अंदर बीज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, क्या कहलाती हैं। कलमकारी और कंथा, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, और कलमकारी और चंदेरी। तो एक 3rd की एनसीईआरटी जब मैं पढ़ा रहा था उसमें एक चैप्टर था पोचमपल्ली और कलमकारी जो है ये आंध्र प्रदेश में साड़ी बनाने की एक शैली है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं वहाँ पर पोचमपल्ली और कलमकारी की जो है साड़ियाँ बनी बनाई मिलती हैं। तो आंध्र प्रदेश भी दे सकता है, अगर आंध्र प्रदेश ना दिया हो तो तेलंगाना, ठीक है। जिस समय ये प्रश्न पेपर बना था 2015 में, तब जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों एक ही चीज़ थे, लेकिन अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो चुके हैं। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 पोचमपल्ली और कलमकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है। तो मलेरिया बीमारी जो है रुके और पानी के इकट्ठे होने की वजह से हो सकती है, क्योंकि जब रुका और इकट्ठा पानी होता है तो वहां पर जो है मच्छर बन जाते हैं, और मच्छर की वजह से क्या होता है, मलेरिया रोग जो है फैलता है। और इसकी दवा जो है वो भी मैं बता दूं, तो इसकी दवा जो है सिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है। इसकी दवा जो है सिनकोना वृक्ष की छाल से जो है बनाई जाती है, ठीक।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक है? तो कर्नाटक कथक, असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम। तो हमारे सामने ये राज्य और उसका नृत्य दे रखा है। तो असम में जो है बिहू नृत्य होता है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक जो है यूपी का है और भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। लावनी जो है पुणे का है, ठीक है, लावनी को पूछा जाए तो पुणे का है, ठीक है। तो ये हमारे मैंने आपको नृत्य भी आपको बता दिए, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है। फिर कह रहा है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। फिर चौथा कह रहा है बर्फ मुफ्त में मिलती है और अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। तो ये गलत है, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध, ये भी गलत है। और क्वेश्चन को सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है और बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ही जो है इग्लू जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। इग्लू जो है बर्फीले क्षेत्रों में ऐसे करके जो है बर्फों से बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसका कारण क्या होता है, जो बर्फ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, ठीक है। तो यही कारण है कि वहां पर जो है इग्लू बनाए जाते हैं। और इग्लू बनाए कहाँ जाते हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में इग्लू जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ ही बर्फ मौजूद होती है, तो ध्रुवीय प्रदेशों में जो है हमको इग्लू मिलते हैं। अगर प्रश्न बनता है ऐसे, इग्लू इनमें से किस जगह पर मिलते हैं, तो ध्रुवीय प्रदेशों पर जो है या ध्रुवीय क्षेत्रों पर जो है इग्लू के या बर्फ के बने हुए घर हमको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? तो हमको पहचाननी है कि बरगद के पेड़ की जो विशेषता है इनमें से कौन सी नहीं है। ये 4 विशेषता दे रखी हैं, इनमें से कौन से बरगद के पेड़ की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जड़ें जड़ें खंभों की तरह पेड़ों की सहायता प्रदान करती हैं, तो यस। सेकंड कह रहा है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। तीसरा कह रहा है इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। और चौथा कह रहा है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। तो जड़ें जो है भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो बरगद का पेड़ होता है उसमें जो जड़ों का जो कार्य होता है वो भोजन का भंडारण करना नहीं होता है, और क्वेश्चन में यही पूछा गया था, नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पहले से पाठ योजना तैयार करना। सेकंड कह रहा है कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। तीसरा कह रहा है शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। और चौथा कह रहा है शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल और विवरण तैयार करना। अगर कोई नया शिक्षक जो है किसी एरिया में पहुंचता है और वो ये चीज़ करता है कि वहाँ पर उसको सबसे पहले उसका कार्य क्या होना चाहिए, तो उसका सबसे पहला कार्य होना चाहिए कि वो जिस जगह पढ़ाने गया है वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, वहाँ की संस्कृति और समाज कैसा है, उसी के अनुसार जो है बच्चों से बात करके जो है वो उनका जान भी सकता है कि वहाँ की संस्कृति के हिसाब से जो है टीचर जो है उसको पढ़ाएगा। अब अगर आप मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं और आप चले जाते हैं राजस्थान के स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो आपको काफ़ी, अगर आप सीधे जाएंगे कि आप अगर बच्चों की धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान करते हैं और उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक गलत इंडिकेशन देगा अगर आप वहाँ पर जाते हैं। और क्योंकि अगर आप सीधे पढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपको बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश का कल्चर, जो समाज है, वहाँ की संस्कृति है, वो राजस्थान से एकदम भिन्न है। वहाँ पर जो है आपकी हिंदी भाषा को स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है राजस्थानी बोलते हैं। तो आपको जो है बच्चों का समाज और संस्कृति जो है इसकी अगर आप प्रोफाइल पहले तैयार करेंगे, इस चीज़ को अगर आप पहले जानेंगे, तो ये जो है आपके लिए सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए किसी भी नवनियुक्त टीचर को, ठीक है। कि वो जिस जगह पढ़ाने जा रहा है वहाँ के बच्चे जो है किस परिवेश से आते हैं, किस तरह के वातावरण से आते हैं और उनका समाज और उनकी संस्कृति किस प्रकार की है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कविताओं और कहानियां
पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, ठीक है, तो इनको क्यों रखा जाता है ये भी हम लोग जान लेते हैं कि हमारे पर्यावरण अध्ययन में कविताएं और कहानियां किस लिए होती हैं। ये हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें हमको पहचान करनी है कि कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं कविता और कहानियों के लिए सही होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। तो यस, कहानियां और कविताएं जो हैं वो बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण जो है वो करती हैं। बी कह रहा है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं। तो यस। सी कह रहा है विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। और चौथा कह रहा है सृजनात्मकता और सौंदर्य का पोषण करती हैं। तो ठीक है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन भी सही होगा। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, ये गलत आंसर हो जाएगा। तो ए, बी और डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि कहानियां और कविताएं जो है बच्चों में कि जो प्राथमिक स्तर में जो है बच्चों के किताबों में जो कहानियां और कविताएं किस लिए दी होती हैं वो सब इन्हीं तीनों चीज़ों की वजह से दी होती हैं, ताकि जो बच्चे का जो है उनके परिवेश का जो समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं और सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का जो है पोषण कर सकती हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कक्षा 5 के शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पाठ्य पुस्तक, सेकंड कह रहा है संदर्भ पुस्तक, तीसरा कह रहा है पोस्टर और चौथा कह रहा है समाचार पत्र। अगर आपको कक्षा 5 में ईंधन के संरक्षण के बारे में पढ़ाना है तो सबसे सही तरीका रहेगा आप समाचार पत्र के माध्यम से। जैसा कि आपने देखा होगा समाचार पत्र पर जो है लगभग रोज आपको मिलता है कि पेट्रोल के दाम आज बढ़ गए हैं और या फिर गिर गए हैं, कम हुए हैं, या फिर रशिया में जो समय बता रहा है कि गैस लीक हो गई। तो सारी चीज़ें क्या है, ईंधन के बारे में ही बताई जा रही है और डेली का डेली आता है। तो बच्चे जो इस चीज़ से अपडेट रहते हैं। बल्कि अगर आप पोस्टर और पाठ्य पुस्तकें हैं इन पर तो सारी चीज़ें पुरानी ही लिखी होंगी, लेकिन अपडेट रहने वाली जो चीज़ें होती हैं वो उनको समाचार पत्र में जो है आसानी से और अपडेटेड चीज़ें जो है उनको मिल जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहते हैं कि वह अपने कार्य पत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दे। तो ऐसा वो किस लिए करेगी, कहाँ पर करेगी। तो पोर्टफोलियो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। पोर्टफोलियो जो है इस जो फोल्डर होगा वो पोर्टफोलियो कहलाएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो कहलाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है एनसीईआरटी में जो है सुनीता विलियम के बारे में बात कर रहे हैं। शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है। तो कक्षा जो एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 5 में, ठीक है, तो उसमें सुनीता अंतरिक्ष में एक चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को पाठ बुक में जो है शामिल करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं ये जो है हमको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी को झांकने का अवसर देती है। तो यस, ऐसा होता है। सेकंड कह रहा है यह घटना स्पेसशिप में भौतिकी स्थितियों का वर्णन करती है। तो यस। तीसरा कह रहा है कि यह घटना स्त्री पुरुष लिंग और जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती देती है। तो यस। और चौथा कह रहा है कि यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद नहीं करती है। इसी वजह से जो है सुनीता विलियम्स में का जो चैप्टर है वो सिर्फ इन 3 संकल्पनाओं को समझने के लिए रखा गया है। तो ABC जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर सुनीता विलियम्स में पढ़ती है तो उसमें बच्चों को कहीं भी ये समझ में नहीं आएगा कि गुरुत्वाकर्षण क्या चीज़ होती है। और कक्षा 5 में जो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, नियमों के बारे में भी जो है नहीं बताया गया। इसलिए ABCD जो है ये गलत आंसर होगा। ठीक है, जिन लोगों को भी लगता है कि ये भी इंक्लूड होगा तो ऐसा नहीं है। ABC जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज की वीडियो। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें। ठीक है, अब तक और आपका स्कोर क्या रहा है इन 30 प्रश्नों में वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक 3 से 5 तक की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है EVS की, तो जो है अगर और आपको उसके नोट्स चाहिए हो तो आप जो है हमारे चैनल का जो भी नाम है आप उसको टेलीग्राम पर सर्च करें, आपको जो है वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको टेलीग्राम नहीं भी आप यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है हमारे यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं कि मुझे नोट्स चाहिए हैं, तो मैं आपको नोट्स जो है तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब मैं चलता हूं। आपको कैसी भी लगी वीडियो आप कमेंट में अपना रिस्पांस जरूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। अब तक के लिए धन्यवाद।